मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम सब क्लास 10th के विज्ञान विषय के अंतर्गत गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखें। इसके पहले हम लोग गोलीय दर्पण का एक जो मुख्य दर्पण था अवतल दर्पण, उसके द्वारा हम लोग प्रतिबिंब बनने की जो कंडीशन थी, जो स्थितियां थी, जितने प्रकार से बन सकते हैं प्रतिबिंब हम लोग देख चुके हैं। अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार की प्रतिबिंब प्राप्त हुई थी। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जिस प्रकार हम लोग पहला कंडीशन लिए थे, वस्तु को अनंत पर रखकर, उसी तरह उत्तल दर्पण में भी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आइए हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कैसा बना था। तो यह है अवतल दर्पण, वस्तु को अनंत पे रखा गया था। अनंत केवल लिखने से नहीं हो जाएगा, इसका एक संकेत है कि जो किरण चलेगी वो वस्तु से नहीं चलेगी, वस्तु से थोड़ा दूर रखा जाएगा। इससे ये संकेत मिलता है कि ये जो किरण है वस्तु से न होकर के ये हमारे जो पहुंच में है वहाँ से दिख रही है, यानी अनंत पर पहुंचना असंभव है। तो इसका यही पहचान है कि जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो किरण को वस्तु से नहीं खींचा जाता है। तो इस प्रकार जो भी किरण अनंत से आएगी, चलते चलते धीरे धीरे वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तित होकर अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से चली जाती है। इसमें से एक किरण जो वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पे जाएगी, वो टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस चली जाएगी और इस प्रकार दोनों किरण मुख्य अक्ष पे काट रही हैं। तो मुख्य अक्ष पे काटने से केवल हमको बिंदु प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण में यह क्रिया कैसे होता है। तो वस्तु यहाँ भी अनंत पे रखा गया है, वस्तु से दूर किरण को रखा गया है, यानी किरण जो है वस्तु से नहीं खींचा गया है, दूर से खींचा गया है। इसका मतलब ये वस्तु अनंत पे रखी गई है और वहाँ से जो भी किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर ही चलेगी। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब मुख्य फोकस पे जा नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पालिश है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ किरण जो है डायरेक्ट नहीं पहुँच पाएगी। इसीलिए डॉट डॉट दिखाया गया है कि यहाँ जो है किरण वास्तव में आ नहीं रही है, टकराने के बाद यहीं से वापस चली जा रही है। दूसरी किरण जो मुख्य अक्ष से होती हुई वक्रता केंद्र की ओर आएगी, वह पुनः इसी मार्ग से वापस चली जाएगी। चूँकि ये भी किरण वक्रता केंद्र पे आएगी नहीं, यहाँ दर्पण से ही वापस चली जाएगी। केवल यहाँ एक आभास होता है कि यह वक्रता केंद्र
से होकर आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, वक्रता केंद्र पे पहुंची नहीं है। इस प्रकार जो दोनों किरण है फोकस पे काट रही हैं। तो जिस प्रकार अवतल दर्पण पे मुख्य फोकस पे दोनों किरण काट रही थी, उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी मुख्य फोकस पर काटने की संभावना, यानी आभास हो रहा है कि ये दोनों किरण मुख्य फोकस पर ही काटेंगी, वास्तव में काट नहीं रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, छोटा, सीधा एवं दर्पण के पीछे बनता है। सीधा इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके पहले अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को काटते हुए चली गई थी, और यहाँ परावर्तन के पश्चात जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही थी वह उसी दिशा में थोड़ा सा ऊपर से चली गई, लेकिन मुख्य अक्ष के ऊपर आने वाली किरण थी और जाने वाली किरण भी मुख्य अक्ष के ऊपर से ही जा रही है, यानी मुख्य अक्ष के नीचे से नहीं गई, यानी मुख्य अक्ष के दूसरे दिशा से नहीं गई। तो आने वाली भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही थी और जाने वाली भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही थी, यानी जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा ही रहेगा, उल्टा नहीं होगा। यहाँ अवतल दर्पण में हम लोग देखे थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात यहाँ मुख्य अक्ष के नीचे चली गई थी, यानी उल्टे दिशा में, ऊपर से आ रही थी और मुख्य अक्ष के नीचे से चली गई थी। और यहाँ मुख्य अक्ष के ऊपर से आ रही थी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ऊपर से ही चली गई। इस प्रकार इसका जो है अक्ष के सापेक्ष वही दिशा है, यानी अक्ष के ऊपर ही आपतित किरण भी है और परावर्तित किरण भी है, मुख्य अक्ष के नीचे कोई किरण नहीं आई है, तो उल्टा नहीं होगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा सीधा ही होगा। इस प्रकार उत्तल दर्पण द्वारा जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार में अत्यंत छोटा एवं आभासी होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। अब अगला स्थिति देखते हैं। अगला स्थिति दूसरा है, जब वस्तु निश्चित दूरी पर स्थित हो। पहला कंडीशन था कि अनंत पर हो और दूसरा कंडीशन है कि वस्तु निश्चित दूरी पर हो। कितना दूर है इससे नहीं मतलब है, कहने का मतलब उस दूरी को मापा जा सकता है, चाहे 200 मीटर हो, 2 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर हो या 10,000 किलोमीटर हो। कहने का मतलब वह दूरी जिसको हम लोग माप सकते हैं, अगर वहाँ वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसमें अनंत की बात नहीं होगी, वस्तु भले ही कितना हो दूर हो, लेकिन उसकी दूरी दर्पण से और वस्तु के बीच की दूरी मापी जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि दूर रखा जाएगा, अब इतना दूर न रखा जाए कि हमारे पहुंच से दूर हो जाए। कहने का मतलब हमारे पास है जितना स्पेस है उतना ही में इस दूरी को दिखाएंगे। तो वस्तु जो है निश्चित दूरी पर रखी गई है, चाहे जितनी दूरी पर रखी जाए। तो इस प्रकार यहाँ से जो पहला किरण आ रही है समांतर, ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, यानी मुख्य फोकस के दिशा में वापस चली जाएगी। और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है वह पुनः उसी दिशा में वापस चली जाएगी।
तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से आती हुई निकल जाएगी और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली पुनः उसी दिशा में वापस चली जाएगी। यानी पहला नियम और तीसरा नियम यहाँ लगाया जा रहा है, जिससे ये दोनों किरण यहाँ ए डैश पे कट कर रही हैं। तो यहाँ से मुख्य अक्ष पे लंब डाला जाएगा तो ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। हमारा जो वस्तु ए बी था उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है। ये कंडीशन है उत्तल दर्पण में, जब वस्तु निश्चित दूरी पे रखी जाएगी। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से छोटा तथा दर्पण के पीछे बनता है। देखने से यह वस्तु बड़ा है और इसका प्रतिबिंब जो है छोटा है। वस्तु का शीर्ष ऊपर था, यहाँ भी प्रतिबिंब का शीर्ष ऊपर ही है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये सीधा है, वस्तु से छोटा है। चूँकि किरण यहाँ डायरेक्ट आके नहीं काट रही है, डॉट डॉट दिखाया जा रहा है, केवल आभास है कि यह किरण यहाँ जा सकती है अगर यहाँ पॉलिश नहीं होता। ये भी किरण यहाँ आ सकती है अगर यहाँ पॉलिश नहीं होता। इस प्रकार यहाँ डॉट डॉट केवल आभास कराया जा रहा है। इस प्रकार दोनों किरण यहाँ कट कर रही हैं और जो प्रतिबिंब मिल रहा है वस्तु से बहुत छोटा, सीधा, आभासी एवं दर्पण के पीछे बन रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही स्थितियां प्राप्त होती हैं। पहला स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा स्थिति अनंत के अलावा कहीं भी निश्चित दूरी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के मध्य में ही छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। इसीलिए कहा गया है कि निश्चित दूरी पे कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे वस्तु को, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रखेंगे निश्चित दूरी पर, यहाँ भी रख सकते हैं। कहीं भी निश्चित दूरी पर रखेंगे तो वस्तु हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा प्राप्त होगा। तो उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियां प्राप्त होती हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का, आभासी और सीधा बनेगा। और जब वस्तु निश्चित दूरी पर होगा तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के मध्य में छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग गोलीय दर्पण के दोनों दर्पणों द्वारा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की स्थितियां थीं, यानी जितनी घटनाएं हो सकती थीं, सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इस पे जो न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे, जो प्रश्न बनेंगे, उसको हम लोग हल करेंगे। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें और अपनी समस्या को कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं, जिससे आप लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। और भी अन्य विषय में जो समस्या है उसको बताइए। विद्यालय परिवार आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए।
और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।